Hello students, let's see example 4.7. So in this problem, given a plus c plus d equal to 0, which of the following statement are correct? Here it is given that a plus b plus c plus d is equal to what? 0, and we have to find that which statement is correct over here. So in part A, B, C and D must each be a null vector. A, B, C and D must each be a null vector. A, B, C and D must each be a null vector. So here I can say ये स्टेटमेंट देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 है, तो ये चारों का एडिशन नल वेक्टर होने के लिए आपको यहाँ पे बोला है कि ये हर एक क्या होना चाहिए, ईच बी अ नल वेक्टर। ये चारों इंडिपेंडेंटली 0 होंगे तो ये चारों का एडिशन, तभी चारों का एडिशन 0 हो सकता है। ये आपको पहले स्टेटमेंट में बोला। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? हियर आई कैन से नो, दिस स्टेटमेंट is incorrect. Okay, because we can say अगर आपको यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 दिया है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हियर a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी प्लस डी होगा। ठीक है, अगर मैं सी वेक्टर सी और वेक्टर डी को इस तरफ ले लेता हूँ तो ये आपको रिजल्ट देगा कि माइनस कॉमन कर दिया, वेक्टर सी प्लस माइनस प्लस वेक्टर डी, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन निकाला है सर ने। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c प्लस डी होगा, और जब a प्लस बी की डायरेक्शन और c प्लस डी की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो भी ये 0 हो सकता है। ठीक है, अगर आप ये देखो कि वेक्टर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर माइनस डी होगा, मतलब ये तीनों का जो रिजल्टेंट होगा वो फोर्स वेक्टर से इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो भी आप बोल सकते हो ये नल वेक्टर बनेगा। ठीक है, सो हियर वी कैन से बिकॉज रिजल्टेंट ऑफ ए बी सी एंड डी बी अ नल वेक्टर इन मेनी वेज, बी अ नल वेक्टर इन many ways. ओके, एग्जाम्पल, बहुत सारे मेथड से ये नल वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हर एक नल वेक्टर होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल एंड अपोजिट टू डी, then it gives null vector. So there is no need of each be a null vector to make the resultant a null vector. So here I can say this statement is what, incorrect. Okay, now let's see part B of this problem. In part B we have the magnitude of a plus c is equal to what, magnitude of b plus d. So here you can see that here the result is what, a plus b plus c plus d equal to 0, and here the question is magnitude of a plus c is equal to magnitude of b plus d. Is this statement is correct or not? So here in this statement ये आपको ये जो रिजल्ट दिया उसमें से अगर मैं a plus c को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो a plus c इज इक्वल टू बनता है माइनस b plus d। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड है वो b प्लस डी के मैग्नीट्यूड से क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे नेगेटिव कॉमन किया आप देखो, और डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी, विच इज इंडिकेटेड बाय व्हाट, नेगेटिव साइन। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, करेक्ट, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस d, बिकॉज above result shows that ये रिजल्ट आपको क्या कहता है, आप देखो a प्लस सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो b प्लस डी के इक्वल होगा,
आप चाहो तो दोनों तरफ मैग्नीट्यूड भी ऐसे शो कर सकते हो, तो देखो ये दोनों इक्वल आ रहा है, ठीक है। सो हियर आई कैन से बोथ रिजल्ट शोज दैट magnitude of a plus c is equal to magnitude of b plus d. Okay, now let's see part C over here. In part C, the magnitude of a can never be greater than sum of magnitudes of b, c and d. Magnitude of a can never be sum of magnitude of can never be greater than sum of magnitudes of b, c and d. Is this statement is correct or not? We have to find it. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो बच्चों अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक रिजल्ट दिया कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो अगर मैं वेक्टर ए को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो ये आपको क्या देगा, वेक्टर ए को आप सब्जेक्ट बना लो, यहाँ से आपको मिलेगा ये माइनस बी माइनस सी माइनस डी, माइनस कॉमन किया है तो ये हो गया सम ऑफ बी प्लस सी प्लस डी। मतलब अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ बी सी एंड डी के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछा है। आप देखो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड ऑफ सम्स है, ठीक है, आपको बोला है सम ऑफ मैग्नीट्यूड। लेकिन यहां से आपको क्या पता चलता है, ये रिजल्ट से भी पता चलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू, हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ बी सी एंड डी। लेकिन ऊपर वाला स्टेट में देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड है, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ सम, ठीक है। तो अब देखो सम ऑफ मैग्नीट्यूड आपको क्या स्टेटमेंट बोला है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैन नेवर बी ग्रेटर देन, ग्रेटर नहीं हो सकता, मतलब यहां से ये तो इक्वल हो सकता है या लेस देन हो सकता है, ठीक है। कैन नेवर बी ग्रेटर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी ऐसे बोला है। तो देखो ये मैग्नीट्यूड्स का सम हुआ, ये हुआ सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। ये आपको प्रूव करना है कि क्या ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो अब यहां से देखो बी सी और डी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उनका सम का जो मैग्नीट्यूड है वो ए से इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये ए बी और सी का मैग्नीट्यूड जो होगा वो या तो इससे इक्वल हो सकता है या तो ये तीनों का सम जो होगा मैग्नीट्यूड्स का, ठीक है, वो इससे क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। मतलब ये तीनों के सम से क्या हो सकता, लेस हो सकता है या तो फिर इक्वल हो सकता है। सो हियर आई कैन से हियर मैग्नीट्यूड ऑफ, और यू कैन से सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी एंड डी कैन बी greater, okay, or equal to magnitude of A. So here we can say magnitude of A can never be greater than sum of magnitude of B, C and D. या तो ये इक्वल हो सकता है या ए का मैग्नीट्यूड लेस हो सकता है, ये तीनों के सम से। याद रखना बच्चों, आपको ये नहीं पूछा है, आपको ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे आप कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ बी सी एंड डी, और इसको कैसे पढ़ेंगे, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स, मैग्नीट्यूड्स का सम है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, सम्स का, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। सो हियर वी कैन से, सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, करेक्ट, the statement is correct, okay। चलो पार्ट
डी देखते हैं इसी प्रॉब्लम का। पार्ट डी में आपको क्या दिया है कि बी प्लस सी मस्ट लाई इन अ प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। अब ए और डी कोलिनियर नहीं होंगे तो क्या होंगे, कोई प्लेन में होंगे, ठीक है। दूसरा, एंड इन लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, मतलब बी प्लस सी जो है, ठीक है, वो आपका क्या है, मस्ट लाई इन अ प्लेन इफ ए एंड डी आर नॉट कोलिनियर। इसमें दो पार्ट है, आप देखो पहला पार्ट आपको ऐसे दिया है कि बी प्लस सी मस्ट लाइज in a plane of A and D, in a plane of A and D, if A and D are not collinear, अब यहाँ पे आप देखो ये प्रॉब्लम में आपको दिया है कि ये क्या है, कोलिनियर नहीं है। अब जबकि ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है, तो A और D ऑब्वियसली प्लेन में होंगे, ठीक है, एक लाइन में नहीं है, कोलिनियर नहीं है, तो A और D को एक प्लेन में होंगे। अब यहाँ पे आपको रिजल्ट दिया है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0। तो आप देखो हियर वी हैव व्हाट, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो अगर b प्लस सी है वो आपका एक कंबाइन, आप देखो b प्लस सी का जो रिजल्टेंट आएगा उसको एक सिंगल वेक्टर ले लेते हैं, तो आपके पास 3 वेक्टर बचते हैं। कौन से? एक वेक्टर a, एक ये वाला रिजल्टेंट ऑफ b प्लस सी, और तीसरा वाला बना d, एक ये वाला और 2 ये वाले, तो टोटल आपके पास 3 वेक्टर है, ठीक है। तो आप देखो ये तीनों वेक्टर का एडिशन क्या हो रहा है, अभी 0 हो रहा है। ये 3 वेक्टर्स जो है उसका एडिशन 0 हुआ। तो 0 कब होगा, जब वो तीनों सेम प्लेन में होंगे। हमने आगे के प्रॉब्लम में देखा था, ठीक है, 4.5 में हमने देखा कि वेक्टर एडिशन 0 करने के लिए वो सेम प्लेन में होने चाहिए। 3 वेक्टर है उनका एडिशन 0 तभी हो सकता है जब पहले 2 वेक्टर का रिजल्टेंट जो है वो तीसरे वेक्टर के प्लेन में हो। और आपको तो यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया है कि ये 0 है, मतलब ये तीनों का 0 बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों का रिजल्टेंट 0 है, सो हियर आई कैन सी एज रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स b plus c, a and d is 0. Okay, so they must lie in a same plane. Okay, same plane में होंगे। It means we can say a and d are not collinear, मतलब a and d क्या होगा, collinear नहीं होगा सेम प्लेन में, इसलिए प्लेन में होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन पार्ट डी का क्या है, करेक्ट है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया है कि एंड इन लाइन ऑफ ए एंड डी इफ दे आर कोलिनियर, मतलब बी प्लस सी इज इन लाइन ऑफ ए एंड डी, बी प्लस सी इज इन लाइन ऑफ ए एंड डी, ए और डी की लाइन में है, ओके। कब, इफ ए एंड डी आर कोलिनियर। तो चलो बच्चों d प्लस सी है, वो ए और डी जो लाइन में वही लाइन में, ठीक है, आपको बोला है अगर a और d है वो कोलिनियर है। चलो बच्चों, तो आप देखो यहाँ से यही रिजल्ट हम लोग दोबारा यूज करने वाले हैं कि हियर आपको दिया है कि d प्लस सी, दूसरा वेक्टर a और तीसरा वेक्टर d कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो बच्चों आप सोचो ये a और d सेम लाइन में, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक ये हो गया, यहाँ से उसके हेड से दूसरा वेक्टर मैंने d ड्रॉ कर दिया, तो a और d सेम लाइन में, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं a एंड d को सब्जेक्ट बनाता हूँ तो a और d का जो रिजल्टेंट बनता है ना, वो आप देखो किससे इक्वल बनता है, b प्लस सी से, तभी वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप देखो यहाँ पे a और d का मैंने ले लिया, कोलिनियर ले लिया, ठीक है। तो b प्लस सी ये लाइन में होगा, मतलब यहाँ से इक्वल एंड अपोजिट ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से ये हेड से ऐसे b प्लस सी डी होगा, तो ही ये वाला क्या होगा, 0 होगा। ये आपको स्टेटमेंट बोल रहा है कि a प्लस टी क्या इक्वल एंड अपोजिट टू b प्लस सी है।
तो अब यहाँ पे ए और डी मैंने एक लाइन में ड्रॉ कर दिया, तो बी प्लस सी आप यहाँ से ड्रॉ करो, तो आप वापस यहाँ पे पहुंच गए, मतलब ये ए डी और उसके हेड से, ठीक है, मैंने बी प्लस सी ड्रॉ किया। अगर यहाँ से मैं बी प्लस सी की टेल रखता हूँ यहाँ पे, ये वाले वेक्टर की टेल यहाँ पे रखते हो, तो उसका हेड यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब आपका रिजल्टेंट क्या होगा, नल वेक्टर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो हियर ओवरऑल in part D we have two statement and both are correct, so we can say part D में if this statement is correct, okay।